बिहार तो ये तो 18-19 साल में एनडीए सरकार ने उसको उस गर्त से निकाला है। बिहार ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था। पहली बार मखाना बोर्ड जो बिहार में बनने जा रहा है, तो निश्चित रूप से बिहार के लोगों का, खास करके उत्तर बिहार के लोगों का एक बहुत बड़ा सुविधा उनके प्रोसेसिंग में। और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं जब उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास। तो सबका विकास में बिहार हमेशा पीछे रहा, लेबर कॉलोनी बन गया था बिहार। पहली बार बिहार के कंसर्न के इशू को एड्रेस करने का पिछले बार भी बजट में और इस बार भी कोशिश किया। अब दरभंगा से प्लेन उड़ सकता है, इतना बड़ा पैसेंजर कैरी कर सकता है। अगर ये उड़ान स्कीम नहीं होता तो देश को तो पता भी नहीं चलता कि इतने सारे सेक्टर है जहां पर एक पोटेंशियल है एविएशन सेक्टर का ग्रो करने का, और इतना बड़ा मोदी जी ने करके दिया। खरगे साहब बैठे हुए हैं, कर्नाटक में कब जनगणना हुआ था? आज तक क्यों नहीं रिकॉर्ड पे आया कर्नाटक का जनगणना? कर्नाटक में जातीय जनगणना में पैसा खर्च करके आज भी वो जनगणना रिकॉर्ड पे नहीं आया है। बिहार अकेला प्रदेश है और नीतीश कुमार अकेले नेता हैं जो जातीय जनगणना कराया भी, रजिस्टर हो गया। बोले संजय सभापति महोदय, नीतीश कुमार जी तो इंडिया गठबंधन के बेंगलोर में भी, मुंबई में भी मीटिंग में कहे कि एजेंडा में डालिए जातीय जनगणना, लेकिन कांग्रेस वाले नहीं माने। आज जो घूम घूम कर बोल रहे हैं, नहीं माने कि इसको हम लोगों के एजेंडा में डालना है। और 91 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह को, जिसमें 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं जुड़ी रहेंगी, जिनको जोड़ करके उनको लखपति दीदी बनाने का 50 लाख से ज्यादा हो गई है। बिहार में भी एनडीए सरकार ने, नीतीश कुमार ने जीविका के लिए काम किया। लेकिन हम लोगों को लगता है कि दिल्ली में जो कॉलोनियों की स्थिति है, वो बद से बदतर स्थिति में लोग वहां पर रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरीलाल लाइव और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। देखिए, जेडीयू से नेता है संजय कुमार झा, जिन्होंने संसद में बजट पास होने के बाद जो बिहार में मखाना बोर्ड की लॉन्चिंग को लेकर के उन्होंने महामहिम को धन्यवाद दिया है। साथ में कहा कि बिहार एक ऐसे पिछड़े राज्य में आता है जिसे कुछ साल पहले नीतीश कुमार की ही देन थी, जो बिहार थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हुई, और उनका साथ देने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं। और जिस तरीके से पिछले राज्य में, खासकर मिथिलांचल के क्षेत्र में सबसे ज्यादा मखाना की खेती होती है, और उन लोगों ने 8-8 घंटे पानी में रहकर अपनी मेहनत करते हैं, और सरकार की तरफ से यह मखाना बोर्ड लगाए जाने पर उन लोगों को काफी अच्छी राहत मिलेगी, काफी अच्छे पैसे भी उन लोगों को मिलेंगे, क्योंकि पहले उन लोगों की कोई पैसे नहीं मिलते थे मखाना को लेकर के, और अब सरकार की ये जो योजना है उससे काफी लोग खुश होंगे। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। इस रिपोर्ट में पहले उनकी इस पूरे बयान को सुनिए। आदरणीय उपसभापति महोदय, हम लोग बिहार से आते हैं, पूर्वी राज्य है, और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं जब उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास। तो सबका विकास में बिहार हमेशा पीछे रहा, लेबर कॉलोनी बन गया था बिहार, और वहाँ कोई 15-20 साल में जो थोड़ा बहुत डेवलपमेंट नीतीश कुमार जी ने किया, तो एक बेस बनाया। और हम धन्यवाद इसलिए देते हैं कि पहली बार बिहार को लेकर के, जिसको पूर्वोदय बोलते हैं, जो पूर्वी राज्य है, भारत सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार बिहार के कंसर्न के इशू को एड्रेस करने का पिछले बार भी बजट में और इस बार भी कोशिश किया। मैं मिथिला एरिया से आता हूँ बिहार में, और मिथिला एरिया में देश का 85% मखाना का खेती होता है। देश दुनिया में मखाना का डिमांड है, सब जगह मखाना का डिमांड होता है। 5 लाख परिवार जो अति पिछड़े समाज से आते हैं, मल्लाह समाज से आते हैं, कोई जा करके देखे किस तरह उसकी खेती होती है। बहुत आइडिया भी नहीं होगा यहाँ के माननीय सदस्यों को कि ठंडे पानी में 8-8 घंटे खड़े रहते हैं वो, और मखाना का खेती करते हैं उस हिसाब से, और उनका पैकेजिंग, उनका मार्केटिंग, उसको भेजना, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। और जो बजट आया है उसमें पहली बार मखाना बोर्ड
जो बिहार में बनने जा रहा है, तो निश्चित रूप से बिहार के लोगों का, खास करके उत्तर बिहार के लोगों का एक बहुत बड़ा सुविधा उनके प्रोसेसिंग में, उसके पैकेजिंग में, उसके मार्केटिंग में, उसके लिंकेज में मखाना बोर्ड के थ्रू होगा। इसी मखाना के जब नीतीश कुमार जी अटल जी के सरकार में कृषि मंत्री थे तो दरभंगा में मखाना इंस्टीट्यूट बनाया गया था, नेशनल इंस्टीट्यूट। और जब यूपीए की सरकार आई, शरद पवार जी कृषि मंत्री थे, तो उसको डाउनग्रेड करके नीचे कर दिया। अब फिर मोदी जी की सरकार ने उसको राष्ट्रीय स्तर का इंस्टीट्यूट बना दिया, मखाना इंस्टीट्यूट को दरभंगा में। मैं एक दो विषय और टच करके, मैं उड़ान स्कीम, मैं सुन रहा था वित्त मंत्री जी को 120 और नए एयरपोर्ट को बनाया जाएगा और अगले 10 साल के लिए इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया। अब उड़ान स्कीम मोदी जी देश को नहीं देते। अभी देश का सबसे सक्सेसफुल एयरपोर्ट उड़ान स्कीम में है दरभंगा में। 1950 में वहां फ्लाइट चलता था, 1962 तक चला और उसके बाद जहाज बंद हो गया। अब दरभंगा से प्लेन उड़ सकता है, इतना बड़ा पैसेंजर कैरी कर सकता है। अगर ये उड़ान स्कीम नहीं होता तो देश को तो पता भी नहीं चलता कि इतने सारे सेक्टर है जहां पर एक पोटेंशियल है एविएशन सेक्टर का ग्रो करने का, और इतना बड़ा मोदी जी ने करके दिया। और अभी इस बजट में बिहार को एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट दिया गया है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होने से बिहार के बहुत सारे लोग गल्फ में रहते हैं, देश के अन्य जगह रहते हैं, और ये जो एनडीए की सरकार है वहाँ पर उसका भी एक ये है कि अब वहाँ इन्वेस्टमेंट भी आने लगा है, लोग डायरेक्ट आकर के वहाँ इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने से निश्चित रूप से जब इंटरनेशनल फ्लाइट वहाँ से शुरू हो जाएगा तो आने वाले टाइम में लोगों को बहुत सुविधा वहाँ से होगी। अभी बिहार सरकार ने दरभंगा में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने, उसका प्रपोजल भारत सरकार को भेजा है, लैंड एक्वायर करने का पैसा भी दिया है। एक विषय मैं और टच करना चाहता हूँ, मैं फिर क्योंकि मैं इसी एरिया को बता रहा हूँ, मैं जिस एरिया से आता हूँ, अभी गए थे प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने। बिहार तो ये तो 18-19 साल में एनडीए सरकार ने उसको उस गर्त से निकाला है। बिहार ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था। नालंदा यूनिवर्सिटी, जब यूरोप में यूनिवर्सिटी नहीं थी उस समय नालंदा यूनिवर्सिटी था। पूरे चाइना की बात हो रही है, चाइनीज लोग पढ़ने आते थे। नीतीश कुमार जी उसी एरिया से आते हैं, नालंदा से। उन्होंने इस काम को शुरू किया जब मुख्यमंत्री हुए, और अभी प्रधानमंत्री जी गए हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया है, और अभी इंटरनेशनल लेवल पे वहाँ पर पढ़ाई और व्यवस्था वहाँ पर शुरू हुई है, और वो भी काम वहाँ पर शुरू हुआ। और उसी तरह जो मैं जिस एरिया से आता हूँ, आदरणीय उपसभापति महोदय, एक बड़ा मैं देखा अनाउंसमेंट, उसका दाम इस बार दिया है इन लोगों ने, ये ज्ञान भारत मिशन, 1 करोड़ पांडुलिपि को डिजिटाइज करने के लिए। हमारे एरिया में हर एक ऑल्टरनेट घर में पांडुलिपि, आज तक कोई मैकेनिज्म नहीं बना कि उसको कैसे, जो 700 साल 800 साल 600 साल पुराना है, कि कैसे उसको संरक्षित किया जाए। और अभी सरकार ने घोषणा किया है कि उनको संरक्षित करने का। तो मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री का इनिशिएटिव है ये सारा, तो निश्चित रूप से, और वो जब डिजिटाइज हो जाएगा उसमें तो एक से एक पूरा मिथिला एरिया, न्याय पे कितना सारा काम हुआ, लेकिन कभी भी उसको रिकॉर्डिंग ठीक से उसका नहीं किया गया। तो ये एक काम मैं देख रहा हूँ। एक जो मैं सुन रहा था, हमारे एलओपी है, वो जातीय जनगणना की बात करते हैं, वहाँ भी बोल रहे थे इस बात को। देश में अकेला स्टेट बिहार है जिसने जातीय जनगणना कराया। जातीय जनगणना साइंटिफिक तरीके से करा के नीतीश कुमार जी ने पब्लिक डोमेन में आज जातीय जनगणना है, उस पर जो अफर्मेटिव एक्शन है उसका भी प्लान किया। और जो
नेता है वो बिहार जाकर बोले, अब हमारे नहीं है साथी आरजेडी के, बिहार जाकर बोले कि ये फेक जनगणना किया हुआ है, फेक जनगणना किया हुआ है। खड़गे साहब बैठे हुए हैं, कर्नाटक में कब जनगणना हुआ था? आज तक क्यों नहीं रिकॉर्ड पे आया कर्नाटक का जनगणना? कर्नाटक में जातीय जनगणना में पैसा खर्च करके आज भी वो जनगणना रिकॉर्ड पे नहीं आया है। बिहार अकेला प्रदेश है और नीतीश कुमार अकेले नेता हैं जो जातीय जनगणना कराया भी और पब्लिक डोमेन वो जातीय जनगणना दिया भी उस चीज को। और हम लोग तो इंडिया गठबंधन में थे, अभी आम आदमी पार्टी के नेता बोल रहे थे, पता नहीं अब इंडिया गठबंधन ये लोग बोलते भी क्यों है? जिस तरह से एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार जी तो पहचान लिए उस समय कि ये लोग तो किसी का नहीं है, ये तो अपने परिवार का है, परिवार से बाहर कहीं जा नहीं सकता है। इसीलिए जब वो देख लिए तब वो डिसीजन उसी समय लिए कि भाई इस गठबंधन में कुछ होने वाला नहीं है, इस गठबंधन का आप बैठे बैठे नहीं बोले, गठबंधन का कुछ होने वाला नहीं है। आप बैठे बैठे नहीं और अपने स्टैंड से बोलिए। मैं तो नहीं बोल सकते, न रिकॉर्ड हो सकता। कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। उपसभापति महोदय, ये क्या बात हुई? नीतीश कुमार जी तो इंडिया गठबंधन को देखिए, आप बार बार आसन की अवहेलना मत करिए, उचित यही होगा। बोलिए आप। हाँ, बोलिए बोलिए संजय। उपसभापति महोदय, नीतीश कुमार जी तो इंडिया गठबंधन के बेंगलोर में भी मुंबई में भी मीटिंग में कहे कि एजेंडा में डालिए जातीय जनगणना, लेकिन कांग्रेस वाले नहीं माने। आज जो घूम घूम कर बोल रहे हैं, नहीं माने कि इसको हम लोगों के एजेंडा में डालना, और अकेला स्टेट है जो ये काम किया, वो आपके जानकारी में देना था। उपसभापति महोदय, आप इनको समझा दीजिए। बिहार में मैंने बताया कि जिस तरीके से मोदी जी के द्वारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम दिया गया है, जो भारत सरकार के द्वारा वेस्टर्न कोसी, जो कल वित्त मंत्री ने घोषणा किया परसों, कोसी की त्रासदी आप लोग अखबार में देखते होंगे कि पूरा उत्तर बिहार फ्लड से डूबा रहता है, नेपाल से पानी आता है, और अब वेस्टर्न कोसी के लिए भारत सरकार ने इस बार के बजट में सैंक्शन कर दिया कि उस पूरे एरिया में सिंचाई की व्यवस्था वहां पर की जाएगी। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि ये उत्तर बिहार जो है, जो 2/3 बिहार का हिस्सा है, उसको निश्चित रूप से बाढ़ से निदान, इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था, कहीं न कहीं फ्रेट इक्वलाइजेशन, जब हम लोग झारखंड और बिहार एक था तो फ्रेट इक्वलाइजेशन कर दिया गया। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, सारा मिनरल्स जाता था झारखंड से, लेकिन उसका कोई बेनिफिट बिहार झारखंड को नहीं मिलता था। इसलिए बिहार में कभी कोई इंडस्ट्री नहीं आया। लेबर फैक्ट्री जो मैं कहता हूं उसी समय से हो गया। पहली बार केंद्र सरकार का ध्यान बिहार पे गया है, और केंद्र सरकार का जो बिहार पे ध्यान गया है उसमें निश्चित रूप से आने वाले टाइम में बिहार एक लेवल पे तो खुद भी आ गया है। अभी वो भाषण दे रहे थे, हम लोग तो दिल्ली चुनाव में घूम रहे हैं, मैंने ऐसी स्थिति देश में नहीं देखी जो दिल्ली के कॉलोनियों में रोड का। सोच नहीं सकते हैं आप, सीधे जा नहीं सकते हैं। 70% जो दिल्ली की कॉलोनी है, जिसमें पूर्वांचल के लोग रहते हैं, बिहार के लोग रहते हैं, उस कॉलोनी में बताए कि जो दिन में 4 कलर का पानी आता है, 8 बजे कोई और कलर का पानी आता है, 10 बजे कोई और कलर का पानी आता है। कोई न पीने का पानी है, न सड़क है, न कोई व्यवस्था है। ये दिल्ली का हाल करके रखा हुआ है। और प्रवचन सुन लीजिए उनका, कितना प्रवचन देखे जाता है कि नई दिल्ली में क्या है। इसलिए मैं तो ये कहने के लिए आपके बीच में आया हूं कि जिस हिसाब से केंद्र सरकार काम कर रही है, मैं तो अब गांव में देखता हूं, हम लोग के यहाँ धान भी जो हम लोग बेचते थे तो 2 महीना में पैसा आता था। अब देखता हूं कि 1 बोरा भी धान और गेहूं बेचा जाता है, यूपीआई से तुरंत ट्रांजैक्शन 2 मिनट में हो जाता है। 50% से ज़्यादा अभी दुनिया का डिजिटाइज जो भी यूपीआई से आपको ट्रांसफ़र यहाँ पर हो रहा है इस देश में। ये साधारण चीज़ें नहीं हो रही, ज़मीन पर जो चीज़ें पर्कुलेट करके जा रही है उसका एक बड़ा इम्पैक्ट है। उपसभापति महोदय, मैं 1-2 विषय
नारी शक्ति को लेकर के जो बजट में किया गया है, 91 लाख से ज़्यादा स्वयं सहायता समूह को, जिसमें 10 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं जुड़ी रहेंगी, जिनको जोड़ करके उनको लखपति दीदी बनाने का 50 लाख से ज़्यादा हो गई है। बिहार में भी एनडीए सरकार ने, नीतीश कुमार ने जीविका के लिए काम किया। इतना बड़ा फोर्स बना है इस बिहार में, जो 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं उससे जुड़ी हुई है वहाँ पर। तो इतना बड़ा नारी के सम्मान के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, और आगे भी 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का प्रोविजन किया है इस सरकार के द्वारा, इस बजट के द्वारा। इसी तरह जो मैं देख रहा हूं कि उदय के ऊपर है, पूर्वी क्षेत्र के ऊपर है, तो निश्चित रूप से अगर देश का एक पार्ट डेवलप कर जाए और एक पार्ट छूट जाए तो पूरा देश कैसे विकसित होता। तो अब जो ध्यान बजट के द्वारा या सरकार के द्वारा विशेष रूप से जो पूर्वी क्षेत्र के राज्य है, जो पिछले 70-75 साल में कहीं न कहीं पीछे छूट गए थे, उस पर सरकार का निश्चित रूप से एक ध्यान गया है। एक गवर्नेंस को लेकर के भी उनको एडिशनल सपोर्ट करना है, उसको लेकर के भी। और मुझे लगता है कि जो आने वाले टाइम में जो मुख्य धारा में जो राज्य है, उनके साथ अगले 5 साल में, 10 साल में ये सब राज्य, जो मुझे लगता है कि मैंने बताया कि ये सब देखने के बाद जब हम लोग दिल्ली में घूमते हैं, दिल्ली के कॉलोनियों में घूमते हैं, जाकर के स्थिति देखते हैं, उसको अपने गांव से कंपेयर करते हैं कि हम लोगों के यूपी बिहार में जो गांव है उससे कंपेयर करते हैं, तो लगता है कि उससे 100 गुना। ठीक है, मजदूरी के लिए, काम के लिए लोग को उतना अपॉर्चुनिटी नहीं है, दिल्ली में आना पड़ता है, लेकिन हम लोगों को लगता है कि दिल्ली में जो कॉलोनियों की स्थिति है वो बद से बदतर स्थिति में लोग वहाँ पर रहते हैं, और मैक्सिमम लोग पूर्वांचल के लोग यहाँ पर रहते हैं। मुझे ज़रूर उम्मीद है कि आने वाले समय में परिस्थिति वहाँ भी बदलेगी। मैं जो भारत सरकार के द्वारा, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जो वित्त मंत्री जी के द्वारा जो खास करके जो पहली बार जो पूर्वी क्षेत्र पर ध्यान गया है, उस पर जो विशेष और ख़ास करके जो उनको फोकस्ड एरिया है, जो उनको लगता है कि जिस एरिया में वो लोग पीछे हैं उनको मेन स्ट्रीम में कैसे लाया जाए, उस पर जो ये ध्यान गया है, उसके लिए अपने पार्टी की तरफ से भी, अपने स्टेट की तरफ से भी, बिहार की तरफ से भी धन्यवाद देते हैं। तो आपने इस रिपोर्ट में जेडीयू से नेता है संजय कुमार झा की इस पूरी बयान को सुना, जिन्होंने सीधे तौर पर महामहिम हो और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनको धन्यवाद दिया है, क्योंकि बिहार के बारे में उन्होंने काफी ज्यादा सोचा, क्योंकि बिहार अक्सर से पिछड़ा राज्य से आता है और अब बिहार में काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहे खबरीलाल लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।